लिए मैं मंचासीन अपने समस्त अतिथिगणों को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलन करने का जला देना, मोमबत्ती कृपा करें। धन्यवाद। मोमबत्ती जला माननीय कुलपति महोदय को शॉल अलंकरण के लिए डॉक्टर प्रीति आर्य, जो हमारे हरेला पीठ की निदेशक हैं, और डॉक्टर बलवंत कुमार वनस्पति विभाग की प्राध्यापक, दोनों को संयुक्त रूप से शॉल अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रीति आर्य, डॉक्टर बलवंत कुमार। इसी क्रम में बैज अलंकरण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए हमारे हिंदी विभाग के प्राध्यापक डॉक्टर तेजपाल सिंह और डॉक्टर वचन लाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। वे माननीय कुलपति महोदय को बैज अलंकरण करें और प्रतीक चिन्ह भेंट करें। एक बात मैं यहाँ पर अपनी ओर से कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये हरेला पीठ और पर्यावरण संरक्षण का कार्यक्रम है, तो हमें प्रतीक चिन्ह के लिए इस पौधे के अतिरिक्त हमें कोई भी हमें संसाधन प्रतीत नहीं हुआ, और इसलिए आज की संगोष्ठी को शायद ये जीवंतता देगा, इसलिए यह प्रतीक चिन्ह जो है भेंट किया जाएगा। बहुत बढ़िया। दाता कल्याण प्रोफेसर इला साहब तो शॉल अलंकरण के लिए मैं डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट और डॉक्टर मुकेश सामंत सर को आमंत्रित करती हूँ। वे दोनों संयुक्त रूप से आकर प्रोफेसर इला शाह मैडम का शॉल उड़ाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद। बड़े यहाँ देखते इसी के साथ बैज अलंकरण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं अपने विभाग की डॉक्टर ममता पंत और डॉक्टर माया गोला मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे प्रोफेसर इला मैडम का बैज अलंकरण करें और साथ में उनको प्रतीक चिन्ह भेंट करें। जीप सही है। बीज वक्ता के रूप में आज हमारे मध्य पधारे हिंदी एवं कुमाऊनी साहित्य के मूर्धन्य विद्वान एवं हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य, जिनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, मैं ऐसे पूर्व आचार्य प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनके शॉल अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी एवं दीपक सर, दीपक जी।
एक आदमी उसको आ जाए। बैज अलंकरण एवं प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर ललित जोशी, संबंधित तो है ही है, लेकिन जिनके अभाव में ये संगोष्ठी सफल डॉक्टर ललित जोशी प्रोफेसर कोकरिया जी का बैज अलंकरण करेंगे और साथ में प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ अर्थशास्त्र विभाग की डॉक्टर श्वेता चलियाल। ले लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। उधर से ले लीजिए। इस संगोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में हमारे मध्य पधारे हुए वानस्पतिक वैज्ञानिक और DRDO से के वरिष्ठ सेवा निवृत्त वैज्ञानिक डॉक्टर PS नेगी जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ में मैं उनको बैज अलंकरण, शॉल अलंकरण के लिए मैं यहाँ पर बुलाती हूँ। बलवंत जी को डॉक्टर बलवंत कुमार और डॉक्टर पूरन जोशी जी दोनों संयुक्त रूप से आकर के करने के लिए मैं भूगोल विभाग के डॉक्टर अरविंद कुमार यादव जी को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर यादव। बोल दो फिर यादव जी सही लगे शुरू हो गया। हमारे मध्य हमारे कुलानुशासक डॉक्टर मुकेश सामंत उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर मुकेश सामंत जी को बैज अलंकरण और प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर तेजपाल सर और डॉक्टर आशा शर्मा। समन्वयक विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र के डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट जी को सम्मानित करने के लिए, बैज अलंकरण के लिए और प्रतीक चिन्ह भेंट करने के लिए मैं डॉक्टर मनमोहन कनवाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट जी को यहाँ पे देखिए। नवीन पाठक जी। एक ऐसे
अब मैं इस हरेला पीठ की निदेशक डॉक्टर प्रीति आर्य को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस सभागार में उपस्थित हमारे अतिथिगण का स्वागत करें और उनके बैज अलंकरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर माया गोला मैडम। डॉक्टर प्रीति आर्य जो सभागार में उपस्थित हमारे सभी अतिथियों, सभी विद्वजन एवं श्रोतागणों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हरेला पीठ के बारे में और हरेले की जो हमारी परंपरा है उसके संदर्भ में संचालक महोदया बहुत कुछ कह चुकी हैं और पीठ के बारे में पीठ के सह संयोजक और इस संगोष्ठी के सह संयोजक विस्तार पूर्वक अपनी बात रखेंगे। मैं आज की एक संगोष्ठी में जिसका शीर्षक है हरेला एवं पर्यावरण संरक्षण, इस संगोष्ठी में हमारे बीच उपस्थित हैं संरक्षक के रूप में न केवल विभाग के लिए अपितु पूरे विश्वविद्यालय के लिए जिनका संरक्षक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके प्रोत्साहन और प्रेरणा के बिना ये संगोष्ठी संभव नहीं हो पाती, ऐसे हमारे माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट जी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने अपने अमूल्य समय को हमें देने का कष्ट किया और साथ ही आपके यहाँ उपस्थित होने से जो ऊर्जा, जो सकारात्मकता न केवल इस संगोष्ठी को मिलेगी अपितु आगे के कार्यक्रमों को करने के लिए भी जो प्रेरणा हमें मिलेगी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को जो आशीष वचन आपका मिलेगा, उसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार भी करती हूँ और आपका स्वागत और अभिनंदन भी करती हूँ। किन्हीं कारणों से इस संगोष्ठी में हमारे कई मेहमान उपस्थित नहीं हो पाए। अतिथियों का चूँकि विश्वविद्यालय में अन्य कार्य भी चल रहे हैं, उन सब का भी मैं स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारी आज की संगोष्ठी में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही संकायाध्यक्ष के रूप में और मूलतः साइन करवा दो अधिष्ठाता एवं छात्र कल्याण पद पर आसीन प्रोफेसर इलाशा मैम का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपने सदैव एक संरक्षक की तरह, एक मार्गदर्शक की तरह इस विश्वविद्यालय को ही नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप में मुझे भी बहुत प्रोत्साहन दिया है, प्रेरित किया है। तो आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है मैम इस कार्यक्रम में। मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच उपस्थित बीज वक्तव्य देने के लिए मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। शब्द वास्तव में जैसा कि मुझसे पूर्व में संचालक महोदया कह चुकी हैं कि उनके लिए कुछ भी कहना सूरज को धूल दिखाने जैसा है और इस संगोष्ठी के लिए विशेष रूप से मैं उनकी जितनी भी आभार कहूँ या स्वागत करूँ या अभिनंदन कहूँ वो सब कम। हमारे बीच उपस्थित हैं परिसर के कुलानुशासक, जिनके बिना परिसर बिल्कुल खाली और नीरस है। आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ डॉक्टर मुकेश सामंत जी। हमारे बीच उपस्थित हैं विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र के समन्वय डॉक्टर नंदन सिंह बिष्ट जी, जो मूल रूप से भौतिक विज्ञान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ सर। हमारे बीच उपस्थित हैं डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी,
वनस्पति विज्ञान से मैं आपका भी स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच अर्थशास्त्र विभाग के सदस्य हैं डॉक्टर वानिकी विभाग से, और पीठ के सदस्य के रूप में डॉक्टर मनमोहन चंद्रवाल जी। इसी के साथ हमारे बीच इस संगोष्ठी में उपस्थित हैं हमारे शोधार्थी जो विभिन्न विभागों से अर्थशास्त्र, इतिहास, बॉटनी और अन्य विभाग से जो भी शोधार्थी हमारे बीच उपस्थित हैं, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारे एमए और बीए स्तर के जो छात्र यहाँ इस संगोष्ठी में लाभान्वित होने के लिए आए हैं, उपस्थित हुए हैं, श्रोतागण के रूप में जो यहाँ पधारे हैं, उन सब का भी मैं इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। इसके साथ ही मैं अभिनंदन करती हूँ इस संगोष्ठी की जो आधार भूमि है हिंदी विभाग के मेरे सभी सहयोगियों को, पत्रकारिता विभाग और मीडिया प्रभारी, विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉक्टर ललित जोशी जी, कुमाऊनी भाषा विभाग की डॉक्टर आशा शैली, आप सभी का इस संगोष्ठी में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप सबका आशीष, आप सबका स्नेह ऐसे ही बना रहे ताकि हम आगे भी कार्यक्रम करते रहें। आप सबका बहुत बहुत पुनः स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद डॉक्टर प्रीति। इसी कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हुए अब मैं डॉक्टर बलवंत कुमार जी को, जो कि हरेला पीठ के सदस्य हैं, उनको हरेला पीठ के विषय में कुछ अपने वक्तव्य को देने के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर बलवंत कुमार जी। कहने वाले नहीं कि भाई आपने बच्चे से ऐसा कहो, और सब सक्षम है, 50 टी गार्ड हमारे हो जाते हैं तो हम उनको संरक्षित कर पाएंगे। आगामी हरेला महोत्सव के अवसर पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला अथवा एक लेक्चर सीरीज का आयोजन होना भी प्रस्तावित है। गत वर्ष महोत्सव में केवल विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को ही मौका दिया गया। इस वर्ष पीठ का यह प्रयास रहेगा कि वो अन्य संकायों के, क्योंकि हरेला या पर्यावरण केवल विज्ञान संकाय का नहीं है, तो अन्य संकायों के जो प्राध्यापक हैं और जो विद्यार्थी हैं उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। पूर्व में एक और निवेदन है, पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा जीबी पंत संस्थान कोशी कटामा अल्मोड़ा और CCRS रानीखेत एवं सीमैप लखनऊ संस्थाओं को प्रेषित MOU जो कि संबंधित वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और CSIR से संबंधित हैं, वहाँ लंबित पड़े हैं और जिनमें थोड़ा सा पहल करने की आवश्यकता है ताकि इन MOUs का लाभ जो है इस पीठ को मिल सके। पीठ को विश्वविद्यालय में एक मेरा और निवेदन है कि ये जो पीठ है, इस पीठ को विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर के रूप में विकसित करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। इस हेतु 1 या 2 पद शासन स्तर पर, क्योंकि हमारे कुलपति जी का इस मामले में बहुत सक्रिय हैं, शासन स्तर पर पद सर्जित करने की आवश्यकता है। शायद मैं सब लोग एग्री करते हैं तो एक ताली बजा दीजिए। धन्यवाद। ताकि पीठ का उचित दस्तावेजीकरण एवं लघु शोध आदि जैसे कार्यों का पर हम फोकस कर सकें। वर्तमान में NEP एवं जो CBCS, PG लेवल पे CBCS और UG लेवल पे NEP पाठ्यक्रम में ऐसा प्रावधान है कि आवश्यक है कि लगभग 30% पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषा, ज्ञान विज्ञान एवं संसाधनों पर आधारित हो, ऐसा उसमें प्रावधान है। इसमें लोक पर्व हरेला एवं पर्यावरण संरक्षण को भी स्थान देने की आवश्यकता है। और इन सब चीज़ के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है, आशा ही नहीं अपितु विश्वास है कि इस 1 दिवसीय संगोष्ठी हरेला एवं पर्यावरण संरक्षण रूपी शिशु के बेहतर विकास के लिए यह संगोष्ठी एक मील का पत्थर साबित होगी। आपने संगोष्ठी के इस परिचय को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपने इस हरेला पीठ का परिचय देते हुए, इसको शिशु मानते हुए, इसके अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों स्थितियों को हम सबके सामने रखा
और साथ में यह भी जता दिया कि इस पीठ के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं और किन किन पर माननीय कुलपति जी विचार कर सकते हैं, विचार नहीं उनको जो है हमको इससे लाभान्वित कर सकते हैं, इस पर भी आपने प्रकाश डाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी धन्यवाद ज्ञापन के साथ में मैं अब आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए अपने सहयोगी डॉक्टर तेजपाल सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे आगे का कार्यक्रम संचालित करें। इसी मध्य ये मीडिया प्रभारी प्रकाश जी और कुछ अन्य लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो मैं भी जिनका नाम नहीं आ पा रहा, मैं पुनः उन सब का भी इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। पीठ के आपके सहायक निदेशक रहे हैं, उसमें भी आकर अपनी बात रखने का मौका मिला। आपने हरेला पीठ की जो रूपरेखा यहाँ पर प्रस्तुत की, उसमें लगभग सारे बिंदु निहित हैं और आपने जिस प्रयत्न से पीठ को यहाँ तक आपकी टीम प्रोफेसर जगत सिंह जी के निर्देशन में, जब ये पीठ के निदेशक थे, आप यहाँ तक लाए और आपने जो शिशु का रूपक बांधा है कि अभी शैशव अवस्था में हरेला शिशु है। चाहूँगा मैं, हमारे साथी पीछे बच्चन बैठे हुए हैं, कैसे भूल गया बच्चन, डॉक्टर बच्चन जी तो ये पिछली बार भी मुझे बोलने का मौका मिला था, आपसे लोगों ने बुलाया था, इस बार भी याद किया और मुझे बोलना अच्छा लगता है। कई बार आप लोग मौका देते हैं, और चूंकि मैं अवकाश प्राप्त के बाद यहीं रहता हूँ, अल्मोड़ा में ही, जहाँ जहाँ बुलाया जाता है तो मैं चला जाता हूँ, स्वास्थ्य ठीक रहने की दशा में। हमारे ललित जी लगातार जो है हमारी बातों को कहते, ललित जोशी जो है वो रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, मेरे सहयोगी रहे हैं, तो पत्रकारिता विभाग देखते रहे हैं। तो इसी से ये बीज वक्तव्य था। असल में बीज वक्तव्य बड़ा वो रहता है, एक औपचारिक रहता है बीज वक्तव्य। मैं उस तरह का बीज वक्तव्य नहीं रखना चाहता हूँ यहाँ पर सामने। और जो हरेला पीठ के शिशु का जो रूपक बलवान जी ने रखा, उसी पर से अपनी बात उठा। मुझे याद है 16 जुलाई को त्रिवेंद्र सिंह सरकार जी ने प्रतिबंधित अवकाश के रूप में हरेला को जो है घोषित किया था और एक राज्य के उत्सव के रूप में, पर्व के रूप में और त्योहार के रूप में इसको मनाए जाने की बात की थी और मनाया भी गया। होता है कोई उत्सव, कोई त्योहार, कोई पर्व क्यों मनाया जाता है, उसके कई कारण हैं। एक तो परंपरा ये कहती है कि हमारा यह सांस्कृतिक आधार है। किसी भी चीज को मनाए जाने का एक आधार तो होता है सांस्कृतिक। सांस्कृतिक का मतलब है कि जिसको हम परंपरा में स्वीकार करते हैं, संस्कृति में स्वीकार करते हैं, और जो विज्ञान सिद्ध चीजें होती हैं वो वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा रखती हैं। तो दूसरा पहलू उसका होता है वैज्ञानिक पहलू। एक पहलू तो आया उसका सांस्कृतिक पहलू, दूसरा पहलू आया उसका वैज्ञानिक पहलू, तीसरा पहलू आता है उसका राजनीतिक पहलू। आजकल एक परंपरा चल पड़ेगी, किसी भी चीज को उठाइए, चाहे वो संस्कृति से संबंधित हो, विज्ञान से संबंधित हो या धर्म से संबंधित हो, उसको ऊपर उछाल दीजिए
तो वो राजनीतिक पहलू बन जाता है। एक पहलू और है उसका जो संस्कृति से ही संबंधित है, वो है साहित्यिक पहलू। डॉक्टर गीता ने लाख चैतु, लाख भगवाई, लाख हरियाई, ये सब चीज़ों से अपनी बात को प्रारंभ किया था। तो साहित्य में अगर आप उस युग की कल्पना करें जब बिल्कुल प्रकृति में व्यक्ति रहता था, मनुष्य रहता था, प्रकृति के बीच में रहता था, बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है, अंधड़ आ रही है, अतिवृष्टि हो रही है, कभी वर्षण अवर्षण हो रहा है, अनावृष्टि हो रही है, अलग अलग भौगोलिक दशाओं में भी व्यक्ति रह रहा है, पहाड़ पे रह रहा है, कंदराओं में रह रहा है, नदी तटों पे रह रहा है, रेगिस्तान में रह रहा है और घने जंगलों के बीच रह रहा है। तो ये अलग अलग स्थितियां हैं उसकी रहने की, और ये सारा उसके मन, मस्तिष्क और उसके भाव, इन सबको वो जगाता है, अलग अलग अनुभूति प्रदान करता है। बिजली कड़की, तो क्यों कड़की? पहला सवाल उसके मन में आया कि ये है क्या, कड़कने वाली चीज क्या है? बादल गरजे, ये गरजने वाली चीज क्या है, क्यों गरज रही है? एक प्रकृति का ऐसा सानिध्य था व्यक्ति के जीवन में शुरुआत में। चारों ओर हरियाली है, घास है, कहीं घास है ही नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं पहाड़ है ही नहीं, मिट्टी की भी अलग अलग किस्में हैं, मृदा, पूरा का पूरा। असल में हुआ क्या, क्योंकि जो हम सभ्य होते गए त्यों त्यों हमने उसको विकास का नाम दिया, और विज्ञान का आधार, विज्ञान के आधार तो ये था कि हम और अधिक सुविधाओं की ओर बढ़ें, जीवन को और अधिक सुविधाजनक बनाए। ये हमारी जो पिपासा थी, ये प्यास थी, ये विज्ञान ने इसको और वृद्धि किया, समृद्ध किया, ये और बढ़ती गई। तो इस तरह से जो परंपरा थी, एक ओर तो हम परंपरा की बात करते हैं, दूसरी ओर विकास की बात करते हैं। तो परंपरा और विकास में कैसे संतुलन हो, कैसे तादात्म्य हो, कैसे समन्वय हो। आप पहले अंधाधुंध दोहन करते हैं किसी चीज का, विज्ञान के नाम पर ऐसे ऐसे शोध किए जाते हैं जो पूरी समूची मानव सृष्टि के लिए बहुत घातक होती है। अभी हम कोरोना के दंश से पूरी तरह उबर नहीं पाए। कोरोना है क्या? ये असंतुलन की स्थिति है। तो हरेला का जो जन्म है वो भी इसी संतुलन की स्थिति में हुआ होगा। और एक हरेला जो है चैत में मनाया जाता है, चैत की पहले गते, नवरात्रि के अंतिम दिन 10वें दिन वो काटा जाता है। तो ये सारी जानकारियां आजकल आप उपलब्ध कर सकते हैं, हासिल हो जाती हैं, और ये क्यों है, कैसा है, क्या है, ये पूरी सामग्री जो है आपको मिल जाएगी। इसलिए यहाँ पर दोहरा रहा हूँ कि कई लोग अगर सोशल मीडिया से संबंधित नहीं है या नहीं देखना चाहते हैं तो वो लोग देख सकते हैं, और तमाम उस पर ये उपलब्ध है। और सरकारी प्रयत्न भी उसमें हुए हैं, ऐसा नहीं है कि राज्य स्तरीय त्योहार इसको कहा गया है। त्योहार इसलिए कहते हैं कि वो तिथिवार जो मनाया जाता है उसको कहते हैं त्योहार। और जो पार्विक पर्व विशेष एक दिन, सामान्य रूप से त्योहार एक दिन का होता है। एक दिन से अधिक अगर उसको मनाए जाने के
का समय होता है तो उसको पर्व कहते हैं। और अगर पर्व जो है कुछ और लंबा खिंच जाता है और एक आनंद की अनुभूति होती है, परंपराओं का पूरा सर्वांग दर्शन उसमें होता है, तो उसको उत्सव कहते हैं। तो एक ही त्योहार जो है वह त्योहार भी हो सकता है, पर्व भी हो सकता है और उत्सव भी हो सकता है। तो त्योहार, पर्व और उत्सव ये हमारी विरासत है और इन विरासतों के प्रति हमको जानकारी चाहिए, जानना चाहिए और कैसे भी, चाहे हम अध्ययन करके, भले अभी कई बच्चे जो शहर में रहते हैं या कस्बों में, शहरों में, उनको कहिए कि धान का पौधा कैसा होता है, वो नहीं जानते। पौधा भले ही टीवी माध्यमों और अन्य माध्यमों या चित्र के माध्यम से वो पौधे को बता सकते हैं, पर ये पौधा कैसा होता है, मिट्टी में डाल के कैसे उगता है और उसकी वृद्धि कैसे होती है, ये कई बच्चे, आज के बच्चे नहीं जानते। मुझे याद आ रहा था एक बार, रॉकफेलर जो है एक अमेरिका का सबसे बड़ा रईस था, तो उसके बच्चे जो है वो अपने घर के अंदर ही रहे हमेशा। तो रॉकफेलर उनको दुनियादारी की शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा, उन बच्चों ने एक जिज्ञासा व्यक्त की थी, गांधी जी का समकालीन थे रॉकफेलर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ऐसा करो, अफ्रीका के जंगलों में कुटिया बना दो और वहाँ इनको उनकी चारों ओर सुरक्षा घेरा कर दो और वहाँ पर इनको छोड़ दो कुछ समय के। तो उन्होंने वैसा ही किया और फिर तब जाकर वो परिचित हुए वनस्पतियों से, जीव जंतुओं से और अन्य से। तो हम ये देखते हैं हमारे जो प्राचीन साहित्य है वह वैदिक साहित्य में, और वैदिक साहित्य में ऋक, यजु, साम, अथर्व और साम, ये 4 वेद हैं। इन चारों वेदों में साम को छोड़कर प्रथम 3 वेद जो हैं वह प्रकृति के सानिध्य और इससे बिल्कुल भरे पड़े। जैसा मैंने संकेत किया कि किस तरह से बादल के गरजने, किस तरह से वनस्पति के उगने, किस तरह से बिजली के कड़कने, ये सारी जिज्ञासाएं और ये सारा सानिध्य, प्रकृति, वन, नदी, ये सारी चीजें इनमें मिलती हैं। और इसीलिए कुछ जो हमारे पाश्चात्य समीक्षक हैं उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये तो गडरियों के गीत हैं। भेड़ बकरी चराने वाले जो लोग हैं ये गडरियों के गीत। जितना विशाल वैदिक साहित्य है उसकी कुछ ही ऋचाएँ और कुछ ही वो उपलब्ध हैं इस समय, बाकी सब नष्ट हो गए या तो ले गए। तो इस प्रकार से वैदिक साहित्य का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ पर पृथ्वी सूक्त है, पूषा सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, द्यौ सूक्त है, द्यावा सूक्त है, आकाश, अंतरिक्ष। शोधार्थियों का मैं आभारी हूँ कि मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। पुनः आप सबका आभार, धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारियाँ हरेला और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित भी हैं। हम आपके हृदय से आभारी हैं। ये बच्चों आप लोग बैठे। मैं अपने आशीर्वचन के लिए अपने माननीय कुलपति जी को आमंत्रित करने से पहले एक विचार रखना चाह रहा हूँ संक्षेप में, जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं
कि हम पर्यावरण संरक्षण में अपनी बहुत छोटी भूमिका अदा कर सकते हैं। बेटा इधर ध्यान नहीं हो रहा है आप लोगों का। नंबर 1, जैसे गर्मियों में कुछ पौधे सूख जाते हैं तो बहुत ही सस्ते में संसाधन जो ग्लूकोज वगैरह लगाते हैं, जो बॉटल वेस्ट बच जाती है, उसमें सिरिंज लगा के और ऊपर लगा दे तो वो बूंद बूंद पानी टपकता है। उसके दो फायदे हैं। एक तो बहुत कम पानी में पानी प्रयोग होगा और दूसरा एक लंबे समय तक वो पौधा जीवित रह सकता है। दूसरी चीज हम ये कर सकते हैं, हमारे घरों में लगभग 3 टाइम या 2 टाइम खाना बनता है और जो सब्जियों के छिलके होते हैं वो हम कूड़े में फेंक देते हैं। तो हम घरेलू जैविक खाद उससे बना सकते हैं और उसका बहुत ही आसान तरीका है कि किसी बर्तन में आप उसको इकट्ठा करते रहें, कुछ मिट्टी डाल दें और उसके जीवाणु विषाणु बनने के लिए थोड़ा दही डाल दें। 1-2 महीने में बन के वो तैयार हो जाती है और उसी खाद का हम प्रयोग अपने गमलों में लगा सकते हैं। और ये मानवीय स्वभाव है कि जो चीज हम खुद बनाते हैं उससे हमारा ज्यादा लगाव होता है। और दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि हम जन्मदिन सब मनाते हैं, 200, 300, 500 रुपए खर्च कर रहे हैं इधर उधर जाके, तो हम आज प्रण लें कि जब हमारा जन्मदिन हो उस दिन हम एक पौधा लगाएं। तो औसत आयु अगर हमारी 60 वर्ष भी है तो 60 पौधे भी लगाए, उसका 10%, 20% भी बच गए उसके, क्योंकि आप खुद लगाएंगे तो उससे लगाव होगा। तो ये 2-3 काम बहुत छोटे छोटे हम जो है पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। और अब मैं अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी से निवेदन करूंगा कि वो हमें आशीर्वचन स्वरूप आशीर्वचन दे, ताकि हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो और जिस गति से हम कार्य कर रहे हो उससे अधिक काम कर। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय के हिंदी और हरेला पीठ की ओर से आयोजित ये 1 दिवसीय या हरेला और पर्यावरण संरक्षण विषयक इस संगोष्ठी में मैं सर्वप्रथम इस संगोष्ठी के अध्यक्ष प्रोफेसर इलाशा जी की अध्यक्षता छात्र कल्याण प्रमुख शोभन सिंह जीना परिषद अल्मोड़ा और हमारे बीच में बीच वक्ता के रूप में उपस्थित अपने हिंदी विभाग के पूर्व आचार्य प्रोफेसर देव सिंह पोखरिया जी और मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित डॉक्टर के.एस. नेगी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक देखिए DRDO, जो बराबर हमारे बीच में आते रहते हैं। मैं 4-5 कार्यक्रमों में आपके बीच में वो जो आपके साथ रहा हूँ या आपको सुना भी है, आपके सानिध्य में भी रहे हैं। और इसकी संयोजक हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रीति आर्या जी, सह संयोजक डॉक्टर बलवंती जी, कुलानुशासक डॉक्टर मुकेश आनंद जी, डॉक्टर धनी जी, हिंदी विभाग के डॉक्टर ममता, डॉक्टर माया, डॉक्टर तेजपाल जी, डॉक्टर बच्चन जी, डॉक्टर दीपक जी भी लिख रहे हैं। ये समस्त प्राध्यापक बंधु, सबके नाम मुझे अभी याद नहीं है। आशा, ये शोध छात्र हिंदी विभाग के बहुत सारे विद्यार्थी उठ के बाहर चले गए हैं। और ये इसका संचालन करने वाले डॉक्टर गीता खुलिया मैडम, डॉक्टर तेजपाल जी, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा रखने वाला नहीं हूँ, मुझे बहुत जल्दी भी होती जाने की, क्योंकि मुझे शासन से भी फ़ोन आ रहे हैं, यानी 1 आधे दिन मुझे जाना है। तो मैं अपने वक्तव्य के बाद मैं आपसे अनुमति चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम जिस हरेला पीठ के वजह से डॉक्टर पीठ के संयोजकत्व में हम जिस संगोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, तो इसका श्रेय पूर्व या माननीय कुलपति डॉक्टर प्रोफेसर अनज भंडारी जी को जाता है। इन्होंने अपने 2-2.5 वर्षीय कार्यकाल में ये 1 पीठ और 2 अध्ययन केंद्रों की स्थापना की थी। उसमें से जो पीठ है वो हरेला पीठ है,
जो हिंदी विभाग के हिस्से में आया था। और दो ये अन्य जो ये अध्ययन केंद्र है, महिला अध्ययन एवं शोध केंद्र, और दूसरा विवेकानंद अध्ययन केंद्र, और एक भाई ग्रीन ऑडिट, जो इसमें निदेशक हमारे डॉक्टर बलवंती जी हैं। ये पहले प्रोफेसर इनके याद उनके थे, उसके बाद जो उनके त्यागपत्र देने के फलस्वरूप पर आपको ये उपयुक्त तो आदमी पाया गया, ये आपको बनाया गया है। तो हरियाणा पीठ के बारे में ये डॉक्टर बलवंती जी ने बहुत सारी बातें रख दी क्योंकि जब हरियाणा पीठ की स्थापना हुई और मुझे पीठ का अध्यक्ष बना दिया गया। अब तो महादेव वर्मा सृजन पीठ का भी मैं निदेशक रहा हूँ, तो वहाँ का भी मैं निदेशक डायरेक्टर रहा हूँ। तो मैंने यह भंडारी साहब से जानने की कोशिश की कि हरियाणा पीठ तो आपने बना दिया, और इसका भैया इसके कुछ व्रत हम इस तरह से बनाएं। तो उन्होंने भैया उनसे मेरी चर्चा हुई। यह दरअसल हरियाणा पीठ यह है तो लोक पर्व, और यह जो हमारे भारतवर्ष में ये अनेक ये लोक पर्वों का बार बार हम जो आयोजन करते हैं। और जब ये लोक पर्व जो एक लंबी परंपरा से चले आ रहे हैं, और हम केवल परंपरा का निर्वहन करते हैं, और इसके पीछे क्या आशय है उसका अन्वेषण करना हम उपयुक्त नहीं समझते हैं। तो इधर जब ज्ञान की तमाम दिशाएं खुली हुई हैं इस समय में, तो भारतवर्ष में मनाए जाने वाले जितने पर्व हैं तो उनका दो देशों से, यही दो नहीं तीन देशों से तो महत्वपूर्ण स्थान है ही है। एक तो सांस्कृतिक, दूसरा धार्मिक, और तीसरा वैज्ञानिक। यह हरेला भाई जो पर्व है वो श्रावणी के प्रथम तिथि को पड़ता है, या उससे 9 दिन पहले यह हरेला बोया जाता है। तो उसके पीछे ये जो हरेला पीठ है यह उसका आशय ही यानी हरियाली से है, और हम ये हरियाली को यह समृद्धता का प्रतीक मानते हैं। तो ये इसका सीधा संबंध जो पर्यावरण से जाता है। हम थार के मरुस्थल में देखते हैं कोई वनस्पति पैदा नहीं होती, और वहाँ कोई जीवन है भी तो जीवन भी वहाँ नगण्य के बराबर है। ये राजस्थान का जो थार का मरुस्थल, क्या थार का मरुस्थल तो कहते हैं उसको। ये जो मरुस्थल है वो मरुस्थल इसलिए है कि वहाँ ना ये जल है, अभी ये सिद्ध जल पाओ गगन समीरा तो वाली बात उठी है, 5 तत्वों की बात उठी है। तो उन तत्वों में से एक तत्व की कमी, जो राजस्थान में जो प्रांत है उसका जो अजमेर और उससे आगे का जो क्षेत्र है, तो उसमें जल तत्व की कमी से तो वहाँ वनस्पतियाँ नहीं उगती। और आप ये समूचे राजस्थान में प्रवेश कर लीजिए, आप जो जयपुर जैसे पिंकी सिटी में भ्रमण कर लीजिए, वो जो नारकंड और ये जो आमेर की पहाड़ियाँ हैं, तो उसमें जो वनस्पति उगती है वो ज़्यादा कटीली होती है। ये जो हम क्या कहते हैं उसको हमारे यहाँ पे पहाड़ों में ये कैक्टस, और ये पौधे वहाँ उगते भी हैं तो उनकी कदकाठियाँ बहुत छोटे होते हैं। तो यह निशिति जो हरेला है, यह जो हरेला पर्व है, ये उसका सीधा संबंध ये पंच तत्वों से है। यह पंच तत्वों में जैसा कि प्रोफेसर पोखरिया साहब ने कहा था, यह 5 तत्वों में एक तत्व की कमी होती है। तो जो जीवन जीना, ये जीवन जो है ये मृतप्राय हो जाता है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी हो, कम हो, तो क्या होता है, जो मरने की नौबत आती है। ये आरोसर का घोल जब ये हमको पेचीज लगती है, 4-5 पेचीज लग के पानी की कमी हो जाती है, तो उसके बाद फिर ये आरोसर का घोल या चीनी का घोल और पानी पिलाना पड़ता है ना। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हरेला का सामाजिक, ये सांस्कृतिक और जो धार्मिक महत्व तो है ही है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे यह बड़ा महत्वपूर्ण कारण हुआ है वो पर्यावरण संरक्षण है। यह हमारे लोक साहित्य में भी कई प्रसंग आते हैं, निकाटो झुगराजी गांजा बजानी दोला ठंडा पानी, यह आज के वैज्ञानिक कहते हैं। और जो समझदार लोग हैं गांव घरों में वो चीड़
मतलब चीड़ के पेड़ों को काट कर वहाँ पर वो बांस के पेड़ लगा रहे हैं। मैंने कई जगह पहाड़ों में देखे हैं, अपने इलाके में भी, कि जहाँ केवल चीड़ होता था, आप लोगों ने धीरे धीरे चीड़ों को उनको नष्ट करके अब वो बांस पैदा कर रहे हैं। ये क्योंकि वैज्ञानिक जानते हैं, मैं तो हिंदी का विद्यार्थी हूँ, अभी हमारे जो साइंटिस्ट हैं सारी बातें आपके सामने रखेंगे। तो वो क्या होता है, क्या कारण है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन यानी हमारे लोग साहित्य में उसमें कोई विज्ञान इस तरह आज का जैसा विज्ञान थोड़ी रहा होगा। यह विज्ञान था, लेकिन वो विज्ञान दूसरे रूप में था, और वो विज्ञान अनुभव का विज्ञान था। हमारे यहाँ जैसे अभी औषधियों की बात आई, औषधियों की ये जो बातें आई हैं वो भी एक जो अनुभव के द्वारा, या एक व्यक्ति ने गरुड़ और सांप की लड़ाई देखी और उसका गरुड़ को कहीं से या तिनका चुनते हुए देखा और गिरा हुआ तिनका मिला, तो आदमी ने मान लिया कि भाई ये दवा है, या जिससे गरुड़ वो जो सांप के विष से जो है बच रहा है, भाई आदमी ने उसको दवा के रूप में उपयोग कर लिया। यानी लर्निंग बाय डूइंग जो एक भाई ये लंबी हमारी जो ज्ञान परंपरा रही है, यानी अनुभवों के आधार पर कहा कि ये जड़ी बूटी है। अब आजकल तो एलोपैथी में तो जड़ी बूटी का कोई मतलब नहीं है, मतलब पहले ये केवल अनुभवों के आधार पर अपने आसपास हमने देखा जो होता हुआ, और देखने के उपरांत तो उन्होंने उसको औषध मान ली। तो यह इसी आशय से फिर ये होगा कि देखिए हरेला पीठ में ये बृहस्पति दियांग को सम्मिलित किया गया। आप तो शासनीय के रूप में मेरे साथ ही थे, और ग्रीन ऑडिट के डायरेक्टर ये प्रोफेसर ए के यादव जी को रखा गया, और ये नंदन सिंह बिष्ट, उनको तो अलग ये जो उनका विभाग है, क्या है, हाँ जो क्लाइमेट जो चेंज है उसको भी अलग से पैसा मिला, और वो पैसा मतलब जो है मैथ डिपार्टमेंट को भी दिया गया यूसर के द्वारा। तो ये पूरा व्रत आपने रख दिया। विगत वर्ष जो कार्यक्रम हुए, ये डॉक्टर बलवंत जी और ये डॉक्टर जो धनी जी के ही जो संरक्षण हुए, मैं तो ये अक्सर बाहर होता था ये अपनी केंद्र से, ये शासकीय कार्य से इन लोगों ने 1 सप्ताह तक पूरा कार्यक्रम किया। बल्कि ये जो हमारे बीच में साइंटिस्ट महोदय आए हैं, आप भी उसमें थे कार्यक्रम में आए, तो बहुत भव्य कार्यक्रम हुआ, और उसका एक रिजल्ट भी सामने आया। तो इसी कड़ी में, और जबकि केंद्र सरकार भी, राज्य सरकार भी ये G20 के अंदर तमाम कार्यक्रमों की सूची उन्होंने की है। ये बीच में मैंने सारे संकाय देशों की बैठक की थी, और उसमें ये जो मैंने बात रखी थी कि आप ये कम से कम एक संकाय के भीतर 3 कार्यक्रम आपको करने हैं, उसके लिए मैं अलग से पैसा दूंगा, ये भी मैंने कहा था। और शायद ये सभी संकाय देशों से मैंने ये भी, और संकाय देशों से मैंने ये भी कहा था कि आप अपने विभागाध्यक्ष को बुलाकर ये मेरी बात को तो उन तक पहुँचा दें। हमने पत्र भी लीजिए वहाँ लीजिए भेज दिया था, और अब तक ये आज ये 4था कार्यक्रम हो रहा है। और बल्कि मैंने प्रीति से भी, डॉक्टर प्रीति से भी जो मेरी यानी बहन अपने हिंदी विभाग की हैं, उनसे भी मैंने कहा ये कार्यक्रम करो। तो और मैंने ये भी कहा कि बलवंत जी को भी उसको सम्मिलित कर लो, इनको सम्मिलित कर लो, सब मिलकर एक कार्यक्रम करो। और उसमें ये भी था कि जो राज्य सरकार से जो हमको निर्देश मिले हैं, उसमें विशेषज्ञ की विद्वानों को आप जो आमंत्रित करें। हम तो डॉक्टर प्रीति जी को और भी हम तंग करने वाले हैं बीच में, और भी कई कार्यक्रम हमारे होंगे, तो उसमें ये आपको आना है, आपको हम बुलाएंगे। उसी श्रृंखला में ये आज ये आयोजन हो रहा है। और प्रोफेसर जो पोखरिया साहब ने बहुत सारी बातें आपके सामने रख दी हैं, तो मैंने हरेला के बारे में तो सुबह से बातचीत हो रही है। ये उसका सांस्कृतिक आधार है, ये सांस्कृतिक आधार होने के बावजूद भी उसका वैज्ञानिक आधार तो है ही है। यह हरेला के समय यह श्रावणी का महीना ऐसा होता है कि जब वर्षा आरंभ होने लगती है, हम वृक्षारोपण भी करते हैं, हम पौधों का रोपण करते हैं गाँव में विशेषकर। ये तमाम प्रकार की जो प्रजातियाँ जो वनस्पतियाँ हैं, ये वर्षा काल में लगाई जाती हैं। जैसे अमरूद का पेड़ है,
यानी जो है मतलब जाड़ों में लगाने वाली वनस्पति दूसरी किस्म की होती है और जो बरसात में लगाई जाने वाली वनस्पति दूसरी किस्म की होती है। मतलब अच्छा पढ़ लिखे तो वो भी है। नए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो वो भी करने लगती है। तो मैं कह रहा हूँ ये ज्ञान हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है कि देखिए हम जो विभिन्न विषयों के माध्यम से शिक्षण संस्थाओं का शिक्षण केंद्रों का उद्देश्य यह है कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना। यानी निश्चित ही ये हमको पाठ्येतर अब तो पर्यावरण के विषय के रूप में पढ़ाया जा रहा है। हमको ये सब पाठ्यचर्या के रूप में तो एक विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा है और बल्कि ये स्नातक स्तर तक एक विषय के रूप में पर्यावरण शिक्षा जो पाठ करना अनिवार्य है। ये आज तक था और अब जो है नए पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी पाठ्यक्रम में पर्यावरण शिक्षा रखी गई है। और अगर ये विषय के रूप में भी न हो तो विभिन्न विषयों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी भले ही वो अपने विषय पर पारंगत हों, ये उनका भैया अपने विषयों का खूब अध्ययन करें या विषय की गहराई में पहुँचें। और लेकिन हमारे आसपास के जो ये ऐसे विषय जो पाठ्यक्रम में समाहित नहीं हैं तो उसको भी हमको अध्ययन करना चाहिए। और जो पूर्व माननीय कुलपति जी ने जो महिला अध्ययन एवं शोध केंद्र के माध्यम से इसमें 3 कार्यक्रम हो गए हैं। बीएड विभाग में ये महिला अध्ययन एवं शोध केंद्र है, उसके माध्यम से 3 कार्यक्रम हो गए हैं महिलाओं से संबंधित। जैसे बहुत सारी लड़कियां बैठी हैं और आगे मैडम है, ये हमारा कैंपस तो मैडम प्रधान है। तो ये समझ लो ये हालांकि मतलब कोई हम जो कुछ विषयों के माध्यम से भले ही महिला के जीवन से संबंधित कठिनाइयों का अध्ययन करते हैं, लेकिन जो ये अध्ययन ये महिला अध्ययन और शोध केंद्र है यानी इसके माध्यम से ये आर्य समाज की यानी महत्वपूर्ण भूमिका में नारी है उससे संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त ये होती रहती हैं। एक विवेकानंद अध्ययन केंद्र है। विवेकानंद अध्ययन केंद्र जो आप जानते हो विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी को जानते होंगे। अब तो वो योग विभाग में ये पीठ स्थापित है। ये उसके माध्यम से विवेकानंद का जीवन जो दर्शन है ये उसको जानने का हमको अवसर मिलता है। ये मेरा कहना यह है कि विद्यार्थी इसमें प्रतिभा करें और हमारे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भी ये मंशा है कि पाठ्येतर सह पाठ्येतर जो है क्रियाएं बराबर विभिन्न संकायों के माध्यम से विभिन्न विषयों के माध्यम से आयोजित की जाए। यह सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है और मैंने स्वयं कहा है ये कार्यक्रम जो करेगा उसको मैं 10,000 दूंगा। तो उसमें क्या करना है, मुझे जिसको चाय पानी बनानी है या कोई देना चाहे तो रेगुलेशन भी दे सकता है और बाकियों को चाय पिला दी हो जाता है 10,000 में है। ये कार्यक्रम भी हो जाता है तो मतलब पाठ्येतर मतलब जो हमें जानकारी भी मिल जाती है। हिंदी विद्यार्थी है और अध्यापक है तो उन्होंने 5 तत्वों के व्याधि से पूरे पर्यावरण को नावस्त कर दिया। मतलब पर्यावरण है ही 5 तत्व ना। अगर 5 तत्व अगर हमारे आसपास के वातावरण में नहीं होंगे तो निश्चित ही जीवन हमारा तो कठिन होगा। उसी प्रकार जैसे खाद का महोत्सव बन गया, एक टीला आज यहाँ पर दिखता है तो दूसरा टीला यानी आधे घंटे बाद उड़ के पता नहीं कहाँ चला जाए। तो ये शब्दों के साथ मुझे कुछ शासकीय कार्यों के लिए मुझे जाना है और ये संयोजक मुझे अनुमति दें और यहाँ विद्युत जन मैं चाह रहा था कि मैं जो डॉक्टर नेगी साहब को सुनूं, मुझे ये 2-3 कार्य बहुत महत्वपूर्ण बताने हैं। तो मैं अभी जब आ रहा था तो वो कहते ये काम करना वो काम, वो जो मेरा ध्यान मुझे था कि वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप मुझे बलवंत जी ने नोट कर रखा है और मैं विशेष सारे कार्यक्रम ले लीजिए। तो मैं हिंदी विभाग और संयोजक प्रीति आर्या और सह संयोजक डॉक्टर बलवंत जी और हिंदी विभाग ये जितना भी है ममता, माया,
डॉक्टर तेजपाल, बच्चन और सारे हमारे शोध विद्यार्थी हैं, आज जो सारे उपस्थित हैं, ये जो प्रतिमा भी दिख रही है, ये आशा, ये आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो बहुत बढ़िया काम करते रहे हैं इसी तरह से। यह लर्निंग बाय डूइंग होता है। आज ये पहला कार्य है तो कल दूसरा कार्य भी आप बहुत बढ़िया तरह से दिलाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। आने वाले दिनों में भी कुछ कार्यक्रम देखिए। और मैं यहाँ अपने अग्रज के रूप में दो अग्रज मेरे यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर पी.एस. नेगी साहब और देवसिंह पोखरिया साहब। आपकी विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आप जो आपने हमारा जो स्वीकार किया और हमारे विद्यार्थियों को आपने वो जो है पोखरिया साहब ने तो प्रपोजल कर दिया है। आप जो सारी ये डॉक्टर नेगी साहब की है, छात्र कल्याण प्रोफेसर साजी के प्रति भी आभार है। या इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये बच्चों कार्यक्रम आपके लिए किया जा रहा है, नामात्र का नहीं है, उसको सुनिए बढ़िया तरह से या उसको आत्मसात करिए और अपने वैयक्तिक जीवन में भी यानी अपने परिवेश में भी आप जो यहाँ सीख रहे हैं उसको आप अमल करिए। अभी ये जो हमारे पोखरिया साहब कहते थे ना कि हर साल कितने वृक्षारोपण होता है, वो ये उसका आंकड़ा अगर देखा जाए तो आज तक ये कैंपस हमारा खाली होता ही नहीं। इक्के दुक्के पौधे वो जो बच रहे हैं, बाकी तो सब जो सूख जा रहे हैं क्योंकि हमारी गंभीरता नहीं है। हम लोगों में हम वास्तव में गंभीरता नहीं है। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हमको सरकार की दुनिया भर की योजनाएं हैं, ये कभी एनसीसी के माध्यम से, कभी एनएसएस के माध्यम से, यानी ये जो है 15 अगस्त को जो हर साल पौधरोपण होता है और ये हजला पीठ के द्वारा भी पौधरोपण किया गया। लेकिन ये कई जगह पर मैं दे रहा हूँ 3-4 जो पीपल के पौधे जो लगाए थे, ये प्रोफेसर भंडारी साहब के कुलपति के कार्यकाल में वो इसमें बहुत बढ़िया जो ग्रोथ कर रहे हैं। तो हम अपने घरों में भी, अपने आसपास भी हम जो है पर्यावरण के चिंतित रहें और ये पर्यावरण को जीवित रखना तो सबसे पहले ये हमको पौधारोपण पर ध्यान देना पड़ेगा। जैसा कि जो तेजपाल जी ने कहा था कि हम अपने जन्मवार को केक काट कर अपने मुँह में एक पौधा अगर हम कहीं कर दें और उसको ये दूसरे जन्मवार तक उसकी देखभाल कर लें तो निश्चित ही ये इस पृथ्वी का भी उद्धार होगा और इस पृथ्वी में जो जीने वाला प्राणी है, प्राणी को भी लाभ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं क्षमा याचना के साथ ये आपको प्रणाम करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ।